अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने फोटॉन पे लेक्चर देखा हुआ था कि कैसे मैंने आपको बताया था कि भाई फोटॉन एक जगह से दूसरी जगह तक के इंफॉर्मेशन को ले जाता है। हमारी इस यूनिवर्स में जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी दूसरी गैलेक्सी से तो हमें फोटॉन ही मदद करता है और बताता है कि दूर दराज किसी इलाके में वहाँ पर कोई चीज़ मौजूद है। हम फोटॉन्स को बहुत दूर इस यूनिवर्स के एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं और उसी से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। रिगार्डिंग दिस यूनिवर्स, मोस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन from one planet to another planet of the other galaxy is carried out easily by the photon. इस फोटॉन की वजह से ही हमें ये पता है कि दूसरे जो प्लैनेट्स होते हैं मार्स, वेनस, जुपिटर और ये सारे प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, सारे सितारे एग्जिस्ट करते हैं, दूसरी जो गैलेक्सीज होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। हमें ये फोटॉन की अगर मौजूदगी ना होती तो हमें ये पता कभी ना चलता। आज हमारा एक दूसरा तजर्बा है। हमें ये पता है कि फोटॉन की जो पूरी जो रिवार्डिंग थ्योरी है, मतलब अगर किसी को हम रिवार्ड दें इस थ्योरी के बारे में तो वो हम देंगे मैक्स प्लैंक को, क्योंकि मैक्स प्लैंक साहब ने ब्लैक बॉडी की रेडिएशन को डिफाइन करते हुए एक एनर्जी पैकेट की थ्योरी हमारे सामने रखी हुई थी। बाद में इसी एनर्जी पैकेट का नाम रखा था एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने, जिसका नाम है फोटॉन। और इस फोटॉन के बारे में इसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव भी एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने किया था। एक तजर्बा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये वो तजर्बा है जिस तजर्बे को प्रूव करने के लिए काफी साइंसदानों ने कोशिश की थी। पुराने जमाने की बात है जब 1800 और 1890 और 1887 की बात है शायद, उस वक्त ये तजर्बा किया हुआ था किसी साइंसदानों ने। और इस तजर्बे को सही तरह से वाज़ेह करने के लिए एक साइंटिस्ट था लेनार्ड और उसका एक कॉलीग था हॉलवॉच। लेनार्ड साहब इस तजर्बे के लिए माने जाते हैं कि भाई लेनार्ड साहब ने बहुत अच्छी तरह से इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बयान किया था। बाद में ये पता चला कि कुछ ऐसी चीजें हैं इस तजर्बे में जो लेनार्ड साहब भी अपनी थ्योरी के जरिए प्रूव नहीं कर पाए और लेनार्ड के सारी जो थ्योरीज जो दी हुई थी उन्होंने वो मुकम्मल फेल हो गई। बाद में इसी तजर्बे को प्रूव किया एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने और इसी तजर्बे पर एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया 1921 ईस्वी में, 1921 ईडी में उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था उस जमाने में। आजकल तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। फोटो सेल है, फोटो कंडक्टर है, फोटो एमिसिव सेल है, बहुत सारी जो हम लाइटें देखते हैं बाहर किसी ब्रिज पर जाते हैं तो ऊपर लाइटें लगी हुई पड़ती हैं और शाम के वक्त ऑटोमेटिकली वो लाइटें काम करती हैं। वो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस जमाने में ऐसा एक्सपेरिमेंट था जब एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया तो फोटॉन की एग्जिस्टेंस प्रूव हो गई। मतलब ये कि अगर ये तजर्बा एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब प्रूव ना करते तो फोटॉन की एग्जिस्टेंस भी प्रूव ना हो पाती। चलते हैं इसके तजुर्बे में क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट वो हम सीखेंगे। व्हाट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, द phenomenon in which when high frequency radiation falls on metal surface it emits electrons
and cause a current to flow when circuit is complete. ऐसा एक अमल है, ऐसा तजर्बा है, ऐसा प्रैक्टिकल अमल है जिस प्रैक्टिकल अमल के इस्तेमाल से जब लाइट कंडक्टर पर पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉनों को निकालता है और उन इलेक्ट्रॉनों को हम इस्तेमाल करके करंट को फ्लो करवाते हैं। इस अमल को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दरअसल ये जो अमल जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, इसको सीखने के लिए हमें बेसिक को सीखना पड़ेगा। कुछ दिन पहले मैंने थोड़ा सा गैप दिया था कि फोटॉन का लेक्चर था वो मैंने दिया था, बाद में बहुत सारा एक गैप आ गया, एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम लग गया, मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। बीच में गैप आ गया था, बच्चे पूछते थे डेली बाय मैसेजेस बाय ईमेल कि सर आपके न्यू जो लेक्चर्स हैं वो कब आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल आपके जो रेस्पॉन्सेस हैं मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं और हमें ये बात सीखनी चाहिए कि जो हमें चीज़ यूट्यूब पर आसानी से मिल जाती है तो उससे फ़ायदा लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम, जैसे कि मैं आपको बताऊंगे ये जो वीक गुजरा था, मैंने इस वीक में कुछ स्टूडेंट्स थे उनको ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई थी। ऑनलाइन क्लासेस जूम ऐप को इस्तेमाल करके मैंने पढ़ाई थी, पर वो फेल था, मतलब वो सही काम नहीं कर रहा था। ऑनलाइन क्लासेस में मैं अगर आपको बताऊं तो ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा होता है कि बच्चे जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को बस A to Z ऐसे ही पढ़ना होता है और 5-6 या ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो उनकी जो वॉइस क्वालिटी है वो हम म्यूट पर लगा देते हैं और जिस वजह से आवाज़ उनकी हमारे पास नहीं आती तो वो सवाल जवाब भी नहीं कर पाते। इस वजह से जो मेन कॉन्सेप्ट है उनको मिल नहीं पाता। मैंने उन बच्चों को बता दिया कि भाई मैं यहाँ पर YouTube पर लेक्चर रख रहा हूँ, वहाँ पर आप विजिट कर लें और ये जो पर्पस है ये बहुत अच्छा है, आप सबको इससे फ़ायदा लेना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस का जो मेथड है मेरे हिसाब से ये अभी ये जो पीरियड चल रहा है इस दौर में या 2020 ईस्वी में ये इतना अहम नहीं है। हो सके आगे 5-6 साल के बाद ऑनलाइन क्लासेस बहुत मॉडिफाई होकर और अच्छी तरह से चले, पर इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस के कोई भी जो तरीक़ेकार है वो सही नहीं चल रहे। लिहाजा यहाँ पर हमें एक टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसको पढ़ने के लिए हमें पहले बेसिक सीखनी पड़ेगी। हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, हम जो भी एलिमेंट्स देखते हैं, लाइक कोई भी एलिमेंट्स है जैसे कि एक्टिनियम, एल्यूमिनियम, अमेरिशियम, एंटीमनी, अर्गन, आर्सेनिक, अस्टेटाइन, बेरियम, बर्केलियम, बेरिलियम, बिस्मुथ, बोरियम, बोरॉन, ब्रोमाइन, कैडमियम, कैल्शियम, कैल्शियम, कार्बन, सीरियम, सीजियम, क्लोरीन, क्रोमियम, कैल्शियम और दीगर जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स एटम से बनते हैं। ये पूरी दुनिया एलिमेंट्स से बनी हुई है। 118 एलिमेंट्स अभी तक प्रेडिक्ट किए गए हैं कि इतने होते हैं, 118 एलिमेंट्स, और ये सारे एलिमेंट्स आपस में मिलकर प्लास्टिक बनाते हैं, वुड बनाते हैं, आयरन बनाते हैं। ये सारे एलिमेंट्स मिलकर ब्रास बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, मैंगनीज बनाते हैं, ये वूल बनाते हैं, ये कपड़े बनाते हैं, ये बाकी सारी जो चीज़ें हम देखते हैं ये सारी की सारी चीज़ें एलिमेंट्स को मिलाकर बनती हैं। और ये जो हमारे पास एलिमेंट हैं, कोई भी एलिमेंट ले, दुनिया का कोई भी एलिमेंट हम लें, वो सारे एलिमेंट एक बुनियादी चीज से बनते हैं जिनको हम कहते हैं एटम। और ये जो एटम है, एटम बुनियादी 3 पार्टिकल से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं पूरी कायनात के हर एक मादे के लिए। अब हम देखें कि कोई भी एलिमेंट जो एटम से बनता है वो कैसे बनता है। जो एटम्स आपस में मिलते हैं, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जैसे कि ये हमारे पास एक एटम है
इस एटम की सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो आप इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, जिस वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट जो करते हैं, उस वजह से इलेक्ट्रॉन कभी भी एटम से दूर नहीं जा सकता। लिहाजा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन रहती है। एक्सपेरिमेंट्स से यह जाहिर किया गया है कि कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस नहीं होते, और कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हाईली अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस से। फर्ज कर लें हमने एक ऐसा एटम लिया जिसके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड हो, वो एटम किसी दूसरे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन वाले एटम से कंबाइन होता है, और तीसरा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन वाला एटम आ रहा है, कंबाइन हो रहा है, चौथा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन वाला एटम आ रहा है, कंबाइन हो रहा है, पांचवा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन वाला एटम आ रहा है, कंबाइन हो रहा है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये सारे एटम्स जो एटम्स अपने पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स रख रहे हैं, फर्ज कर लें कि ये सारे एटम्स आपस में मिले और एक एलिमेंट बना दिया इन लोगों ने, इन सारे एटम्स ने। सो लिहाजा ये सारे के सारे जो एटम्स हैं ये एटम्स आपस में मिल गए और एलिमेंट तैयार कर लिया, और ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट ऐसे एटमों के साथ बना हुआ है, ऐसे एटमों से बना हुआ है जिन एटमों के अंदर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर हम देखें कि ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को अगर मैं ड्रॉ करूं, फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक एलिमेंट है, यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारे पास एक एलिमेंट है। अब ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट में आपको मैं बता दूं कि इसके जो एटम्स थे, जिन एटम्स का ये एलिमेंट बना हुआ है, इसको आप आयरन तस्वर कर लें, इसको आप स्टील तस्वर कर लें, इसको आप एल्यूमिनियम तस्वर कर लें, इसको आप कॉपर तस्वर कर लें, या इसको आप कोई भी मटेरियल तस्वर कर लें। हमने देखा कि भाई लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स जब आपस में जुड़ गए तो एक एलिमेंट तैयार कर दिया उन्होंने, और वो जो एलिमेंट है एटमों से बना हुआ है। उन एटमों के जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, जिस वजह से वो एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स सरफेस पर फ्री हो गए। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा, चौथा, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जिन एटमों के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स इनसे लूजली बाउंडेड हैं। मतलब ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो मटेरियल है, एलिमेंट है, इस एलिमेंट का हर एक इलेक्ट्रॉन एटमों से ऊपर है, मतलब एटम्स नीचे। अब हम देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकेगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना है, यहाँ जा सकेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना है, यहाँ जा सकेगा, जिस सिमत जाना है उस सिमत ये जा सकेगा। हर एक इलेक्ट्रॉन अब खुद मुख्तियार हो गया, जिस सिमत जाएगा, जाना चाहेगा, उसी सिमत वो जा सकेगा। यहाँ पर हमें पता चला कि हर एक इलेक्ट्रॉन अब फ्री है। इसके इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्री हो जाने का सबब क्या है? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एटमों के हैं जो एटम्स इनसे लूजली बाउंड है। मतलब ये कि इन पर नेट फोर्स क्या है, हम सरफेस पर देख रहे हैं इनके नेट फोर्स को, तो नेट फोर्स इन पर क्या है, 0 है। सो नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन we observe them on the surface of the material element is equal to 0। अगर हम नीचे कोई एटम है
इलेक्ट्रॉन ये एटम की न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन ये एटम की न्यूक्लियस। तो नीचे देखेंगे तो नीचे अट्रैक्शन है, थोड़ी सी अट्रैक्शन है, पर अट्रैक्शन तो है ना। मतलब ये कि हम जब एलिमेंट के इनसाइड देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनके अंदर एक इनवर्ड फोर्स है। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स सरफेस पर फ्री होते हैं, पर वो सरफेस को छोड़कर कभी बाहर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि अगर हम इनसाइड जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स इन पर अमल कर रहा है, और वो फोर्स एटम्स की वजह से है। So we can define them as conductors. Those materials whom having a free electrons in their surface are called conductors. और जो एलिमेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना रख रहे हो तो हम उनको क्या कहेंगे? इंसुलेटर्स कहेंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि मेटल जो भी हमें मिलते हैं, आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, हमारे पास अगर कॉपर हो, सिल्वर हो, टंगस्टन हो, मैंगनीज हो, नाइट्रोम हो, तो ये सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं इनके पास सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर ये जो सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये ऊपर नहीं जा सकेंगे। इनसाइड परपेंडिकुलरली इनवर्ड द सरफेस एक फोर्स होता है जो इनको बाहर नहीं जाने देता। हम इस वजह से ये कहेंगे कि सरफेस पर ये फ्री होते हैं, इनको कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है, हम आ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। एक चीज और आपको बतानी है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज मीन्ड बाय वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी, the minimum energy required for an electron, the minimum energy required to make an electron just free from surface, just free from surface is called a work function. वर्क फंक्शन को फाई की सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्क फंक्शन क्या है? अगर आप चाहते हैं ये इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़कर बाहर चला जाए तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आप एनर्जी नहीं देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आप इसको एनर्जी नहीं देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा। फर्ज कर लें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको सरफेस को छोड़ना है तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई ये नीचे वाले एटम से कनेक्ट तो है ना, सरफेस पर फ्री है, नेट फोर्स इक्वल टू 0, पर इनसाइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो फोर्स है ना। तो हम ये कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकालने के लिए नीचे वाले फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और ये काम करने के लिए जो एनर्जी खर्च होगी इस एनर्जी को हम कहेंगे वर्क फंक्शन। और ये जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन आयरन के लिए अलग होता है और कॉपर के लिए अलग होता है। आयरन को ज्यादा एनर्जी देंगे उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और कॉपर को थोड़ी एनर्जी देंगे उस वक्त उसके इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। सो इस वजह से हम कहेंगे आयरन का वर्क फंक्शन ज्यादा है, कॉपर का वर्क फंक्शन कम है। वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन एनर्जी, सॉरी वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमें एक ग्लास ट्यूब चाहिए। हमने एक ग्लास ट्यूब रखा हुआ है। अब ये फर्ज कर लें
कि हमारे पास एक मेटल प्लेट है, ये हमारे पास एक मेटल प्लेट है, यहां पर एक दूसरी मेटल प्लेट है। हमने क्या किया, इस मेटल प्लेट को उस मेटल प्लेट से कनेक्ट किया है। अगर ये मेटल प्लेट चार्ज हो गई तो ये मेटल प्लेट भी चार्ज हो जाएगी। अगर ये मेटल प्लेट न्यूट्रल तो ये मेटल प्लेट भी न्यूट्रल, क्योंकि ये कंडक्टिवली कनेक्टेड है। अब यहां पर देखें, हमने क्या किया, लेनार्ड साहब ने कहा कि यहां पर हमने कोई सोर्स रख दिया। फर्ज करें यहां पर हमने एक टॉर्च रख दी, ये जो टॉर्च है, इस टॉर्च की मदद से फर्ज कर ले हमने हाई फ्रीक्वेंसी लाइट को यहां पर भेजा। लेनार्ड साहब ने कहा कि जैसे हमने ये हाई फ्रीक्वेंसी लाइट एनर्जी को भेजा तो फिर क्या होता है, यहां पर जब लाइट जाएगी, लेनार्ड साहब ने ये बताया कि लाइट वेव के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह आती है। ये लाइट वेव में तस्वर की जाए तो लाइट कुछ इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह चलती जाएगी। ये हमारे पास है, लाइट की वेव्स एक जगह से दूसरी जगह को आ रही है। लेनार्ड साहब ने कहा यहां पर इस मेटल प्लेट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसा मैंने पहले आपको बताया, जैसे ये हाई फ्रीक्वेंसी लाइट एनर्जी आएगी, फर्ज कर लें इस लाइट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है 50 मेगाहर्ट्ज। 50 मेगाहर्ट्ज का मतलब है ये एक वेव, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, यहां पर देखें, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, मतलब एक सेकंड में 50 मिलियन वेव्स आ जाए। इसको कहते हैं 50 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। लेनार्ड साहब ने कहा जब इलेक्ट्रॉन को 50 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आ रही है। लाइट एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर चला जाएगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो हम ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ऐसा नहीं कि ये आगे चलता जाएगा, बस इस सरफेस से निकल जाएगा बाहर। सरफेस से इलेक्ट्रॉन को जस्ट निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर और ज्यादा लाइट एनर्जी आती जाएगी तो हम ये कहेंगे कि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहां से निकल जाएगा बाहर, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा बाहर, चौथा भी निकल जाएगा, पांचवा भी निकल जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे बाहर तो इस कंडक्टर के पास डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब इस कंडक्टर की पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और इस वायर की भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और इस वायर की भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, इस कंडक्टर की भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा जो ये मेटल है और ये मेटल है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। इस वजह से अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तो वो भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल गया ना, और लाइट एनर्जी आती जा रही है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, निकलेंगे तो पीछे नहीं आएंगे, पर इन इलेक्ट्रॉन्स को सामने वाला जो कंडक्टर है वो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, कंडक्टर के पास पॉजिटिव।
जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स आगे चलते आते हैं और आखिरकार जब यहाँ पहुंचते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ पर इस कंडक्टर पर मूव करते हैं, इस तार के अंदर मूव करते हैं, वायर के अंदर। जब ये मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करंट पैदा करती है। व्हाट इज करंट? इट इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। और इलेक्ट्रॉन्स वो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक करंट पैदा होगा और वो करंट इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होता है। ये बात मैंने पहले लेक्चर्स में आपको बताई हुई है। सो यहाँ पर एक करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले आएंगे पर करंट इस डायरेक्शन में। अच्छा, ऑटोमेटिकली करंट फ्लो हो गया। लाइट आए कंडक्टर पर टकराए और इलेक्ट्रॉन्स निकाले, उन इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करके हमने करंट फ्लो करवाया। इस अमल को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिर्फ इतना सा सिंपल अमल है, प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहां पर देखें, ये जो तजर्बा है, लेनार्ड साहब ने कहा कि भाई सिंपल बात है कि जब लाइट एनर्जी आएगी, लाइट वेव से बनी हुई है और हमें ये पता है कि अगर वेव को हम स्टडी करें तो वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है, अगर ये एम्पलीट्यूड ज्यादा हुआ तो ये वेव इतनी ज्यादा होगी। आई बात समझ में? अगर इसका एम्पलीट्यूड और ज्यादा होगा तो ये और बड़ी वेव होगी। वेव की साइज जितनी ज्यादा होगी, हम कहेंगे इंटेंसिटी इसकी ज्यादा है। और इंटेंसिटी अगर वेव की ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे, एक बात आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन्स लाइट की वजह से निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो लाइट एनर्जी आएगी। अगर लाइट एनर्जी की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी। अगर लाइट एनर्जी की इंटेंसिटी कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होगी। अच्छा, तो इस थ्योरी से हमें ये पता चला, लेनार्ड साहब ने कहा कि इंटेंसिटी किस चीज को बढ़ाती है? इंटेंसिटी ऑफ वेव किस चीज को बढ़ाती है? एनर्जी ऑफ फोटो करंट को, फोटो इलेक्ट्रॉन को। मतलब ये कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स, अगर फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपको बढ़ानी है तो आने वाली जो लाइट हो उस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई जाए। मतलब ये इस थ्योरी से पता चला कि जो इंटेंसिटी है वो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाती है। यहां पर एक दूसरी चीज हमें पता चली, जब ये वेव आएगी और किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगी, जब तक 50 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 50 मिलियन हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, मतलब 50 मिलियन फ्रीक्वेंसी जब तक इस इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलती, ये बाहर नहीं जाएगा। लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें कुछ वक्त लगेगा, इसको कहते हैं टाइम लेग। मतलब यहां पर टाइम लेग होता है। टाइम लेग मतलब टाइम डिले, मतलब यहां पर टाइम लगता है। अकॉर्डिंग टू लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लेनार्ड, अगर लाइट एनर्जी आएगी तो
लाइट एनर्जी जैसे इस कंडक्टर से टकराएगी तो कुछ वक्त लगेगा, उस वक्त के बाद इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। और ये जो चीज उन्होंने बताई इसको कहते हैं टाइम डिले। इसके बाद उन्होंने ये चीज बताई कि अगर आप रेड कलर के बजाय अगर आप ब्लू कलर की लाइट यूज करते हैं तो फिर करंट चेंज हो जाएगा। मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी करंट को बढ़ाती है, कम करती है। ये सारी चीजें लेनार्ड साहब ने थ्योरेटिकल बताई थी, मैथमेटिकली बताई थी। बाद में जब तजर्बा किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या पता चला, जब हमने ऐसा कि ऐसा सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट किया तो हमें पता चला कि भाई इंटेंसिटी जो है ना आने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी है वो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाती है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स उनकी एनर्जी नहीं बढ़ाती। मतलब ये कि अगर आप ये कहते हो कि लाइट एनर्जी आएगी, जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एनर्जी लेकर आगे चले जाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं ऐसा नहीं होता। इंटेंसिटी अगर आप ज्यादा करेंगे, एक्सपेरिमेंट करने से क्या पता चलता है, अगर आप ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट ले आएंगे तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उनकी एनर्जी सेम रहेगी, सिर्फ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि करंट बढ़ जाएगा, एनर्जी नहीं बढ़ेगी। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम रहती है फोटो इलेक्ट्रॉन की। और दूसरी चीज, लाइट जब लगती है इस कंडक्टर पर तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलती है। लाइट आने पर और इलेक्ट्रॉन निकलने पर कोई भी टाइम नहीं लगता। देयर इज नो एनी टाइम डिले। मतलब ये कि यहाँ पर जो लेनार्ड साहब ने ये दो चीजें बताई और तीसरी चीज भी बताई वो गलत थी। बाकी जो तजर्बे के बारे में उन्होंने बताया वो सही था कि ऐसा ऐसा होता है, पर ये दो चीजें उन्होंने गलत बताई और लेनार्ड साहब फेल हो गए इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए। यहाँ से हमें पता चला कि भाई या तो हमारे समझने में गलती है या तो फिर इस एपरेटस में गलती है। पता नहीं, इसको हम ये जो चीजें हैं एक्सपेरिमेंटली जब ये चीजें हमें मिल रही हैं तो मैथमेटिकली थ्योरेटिकली भी ये चीजें मिलनी चाहिए ना। अब इन चीजों को प्रूव करने के लिए बहुत साल बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने इसी तजर्बे को रिपीट किया और उन्होंने इसको कामयाबी से प्रूव करके दिखाया। आप लिख लें तो मैं अब एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की थ्योरी बताऊंगा। नीचे वाला आप लिख लें सारा। अच्छा, यहां पर एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा, एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की जो एक्सप्लेनेशन थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, उन्होंने कहा कि भाई फर्ज कर ले कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है और फर्ज कर लें कि ये दोनों कंडक्टर्स आपस में मिले हुए हैं। अच्छा, सपोज कर लें कि यहाँ पर लाइट आ रही है और ये लाइट हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है और जैसे ये लाइट आ रही है इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर से निकल रहे हैं बाहर। अब होता क्या है कि उन्होंने अच्छी तरह से इस तजर्बे को करके बताया। उन्होंने कहा कि भाई जैसे ये लाइट एनर्जी जैसे ही लाइट एनर्जी इस कंडक्टर पर टकरा रही है तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी समझ जो है इस एक्सपेरिमेंट पर वो समझ गलत है।
मतलब ये कि हम ये क्यों सोच रहे हैं कि लाइट वेव्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह आती है। हम ये क्यों ना समझें कि लाइट पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। ये एक पैकेट लाइट एनर्जी का, ये दूसरा पैकेट, ये तीसरा पैकेट, ये चौथा पैकेट, ये पांचवा पैकेट, ये पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी आ रही है। और हर एक पैकेट के अंदर 50 मिलियन हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ये सिर्फ मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूं। इसके अंदर भी जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 मिलियन हर्ट्ज, इसकी भी 50 मिलियन हर्ट्ज, ऐसे। अब यहां पर होता क्या है, ये जो हमारे पास फोटॉन्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे फोटॉन्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा हो सकती है। चलो ठीक है, अभी सिंपलिसिटी के लिए हम ये कह रहे हैं कि सारे फोटॉन्स के अंदर 50 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस सेम फ्रीक्वेंसी। जैसे ये फोटॉन्स आ रहे हैं, मेटल प्लेट से टकरा रहे हैं, मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहर। ये इलेक्ट्रॉन इन फोटॉन को एब्जॉर्ब करने के काबिल होते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने बताया, तस्वर कर लें कि कोई एक इलेक्ट्रॉन आने वाले एक ही फोटॉन को हासिल कर सकता है एक वक्त में। एक ही वक्त में 2 फोटॉन्स नहीं हासिल कर पाता। ये इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में एक फोटॉन एब्जॉर्ब कर पाएगा, 2 फोटॉन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, या तो वो एब्जॉर्ब करता ही नहीं। इसका मतलब ये है either an electron absorbs only 1 photon or it absorbs none। तो एक ही वक्त में कुछ इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं और निकल जाते हैं बाहर, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाते, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर चले जाते हैं। अगर आप ज्यादा फोटॉन्स निकालेंगे, अगर आप ज्यादा फोटॉन्स किसी सोर्स ऑफ लाइट से निकालेंगे, तो फिर क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसी वक्त निकल जाएंगे बाहर। यहां पर टाइम डिले नहीं होगा, जिस वक्त फोटॉन आएगा उसी वक्त निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसमें टाइम डिले नहीं होगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने का मतलब ये होगा कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ जाएंगे तो हम कहेंगे इनकी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब ये अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे। इस चीज को 50 साल से ज्यादा टाइम लगा, कोई समझ नहीं पाया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने अच्छी तरह से इसको समझा। बस इतनी सी बात उन्होंने की और उन्होंने 1921 ईस्वी में 1921 एडी में नोबेल प्राइज लेकर चल दिए। और आगे देखें तो हमें ये पता है कि भाई आगे अगर ये लाइट एनर्जी आ रही है तो लाइट एनर्जी के असरात इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन कौन से होंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, फर्ज कर लें रेड लाइट आ रही है, रेड लाइट या फिर ऑरेंज लाइट का मिसाल लेंगे, ऑरेंज लाइट आ रही है। ऑरेंज लाइट की पहले आपने 10 यूनिट्स इंटेंसिटी यूज की, आपके पास जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिले वो 10 फर्ज करें। अगर आपने इंटेंसिटी 20 यूनिट्स ली, 20 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो यहां पर जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे
वो भी 20, सेम फ्रीक्वेंसी हो, क्योंकि ऑरेंज कलर पहले भी ऑरेंज ही था, जब हमने इंटेंसिटी बढ़ाई फिर भी वो कलर तो ऑरेंज ही था। कलर उस वक्त तब्दील होता है जब हम फ्रीक्वेंसी को तब्दील करें। यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी को तब्दील नहीं किया, इस वजह से हम ये कहेंगे कि भाई ये हमारे पास सेम फ्रीक्वेंसी पर अगर इंटेंसिटी बढ़ाई जाए तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे और आगे चल दिए जाएंगे, क्योंकि ये प्लेट इनको अट्रैक्ट करेगी। मैंने पीछे एक पिक्चर जो बनाई उसमें आपको बता दिया। अच्छा, जैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट में दाखिल होंगे एक करंट फ्लो हो जाएगा इससे। इस करंट का नाम भी अच्छा है, बुरा नहीं है, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो करंट, सॉरी फोटो करंट। ये हमारे पास फोटो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहे हैं, इस कंडक्टर में दाखिल हो रहे हैं, तो उनकी कारण करंट फ्लो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और वो जो करंट है उस करंट का नाम रखा गया है फोटो करंट। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि फोटो करंट is a movement of electrons. Therefore, if there is more number of photo electrons, there is more photo current. और यहाँ पर इस तजर्बे को हमने एक यूनिक तरीके से मॉडिफाई किया। इसी को हमने आगे क्या किया देखें। इसी तजर्बे को जब हमने यहाँ पर एक कंडक्टर पड़ा हुआ था, यहाँ से लाइट आ रही थी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, फर्ज कर लें इस वक्त इंटेंसिटी की कीमत I, इंटेंसिटी की कीमत 10 है या सोचें कि 50, ठीक है। I इंटेंसिटी की लाइट आ रही है और हमें सोचना ये है कि ये वेव्स में नहीं फोटॉन्स में आ रही है लाइट। एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये -x। अच्छा, उन्होंने एक ग्राफ बनाया। उन्होंने कहा कि एक इंटेंसिटी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालेगी, बार बार उतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे, सेम करंट फ्लो हो जाएगा। मतलब वो करंट फर्ज कर लें इतनी कीमत रख रहा है। वाई एक्सिस में हमने करंट की कीमत रखी है, करंट। अच्छा, इस वक्त हमने देखें कोई भी बैटरी इस्तेमाल नहीं की और करंट इतना निकल रहा है। ये कीमत शायद यहाँ पर होगी 50 मिली एम्पियर या 2 मिली एम्पियर, कितनी की होगी हमने तस्वर कर ली थी, ठीक है। यहाँ पर 0 लेवल होता है। अब यहाँ पर देखें, एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब भी एक बैटरी यहाँ पर लगा दी, वो बैटरी यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। मतलब ये कि ये वाली साइड इसकी पॉजिटिव, ये वाली साइड उसकी नेगेटिव है। अच्छा, उन्होंने एक ग्राफ बनाया। उन्होंने कहा कि मैंने जब 2 वोल्ट पोटेंशियल लगाई यहाँ पर, 2 वोल्ट का मतलब है ये साइड पॉजिटिव हो गई और ये साइड नेगेटिव हो गई, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उनको ज्यादा अट्रैक्शन मिली, जिस वजह से ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स आने लगे और करंट थोड़ा सा बढ़ गया। जब 4 वोल्ट कर दिया इस बैटरी की वैल्यू,
इस बैटरी को हम बोलेंगे पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव बैटरी, पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है। जैसे हमने बैटरी की वोल्टेज बढ़ाई तो करंट भी बढ़ गया, और बैटरी की वोल्टेज हमने बढ़ाई, करंट और बढ़ गया। जब हमने 8 वोल्ट कर दी बैटरी की वैल्यू, बैटरी की वोल्टेज और ज्यादा बढ़ा दी, तो फिर भी करंट कितना था, सेम था। हमने 10 वोल्ट की, यहाँ पर देखें ये जो एक्स एक्सिस है ये वोल्टेज दिखा रही है। पहले वोल्टेज 0 थी तो करंट इतना था, इस करंट को कहते हैं फोटो करंट। हमने वोल्टेज बढ़ाई तो करंट भी बढ़ा, वोल्टेज और ज्यादा बढ़ाई, करंट और ज्यादा बढ़ गया, वोल्टेज और ज्यादा बढ़ाई, करंट और बढ़ गया। वोल्टेज हम बढ़ाते गए, कोई ऐसी पॉइंट आ गई, वो जो ग्राफ बन रहा था वो स्ट्रेट हो गया। इसका मतलब ये कि करंट बढ़ना बंद हो गया। ऐसी पॉइंट आ गई जिस पॉइंट के बाद करंट बढ़ना बंद हो गया। इस करंट को हम कहते हैं सैचुरेटेड करंट, करंट सैचुरेट हो गया। जब हम इस बैटरी को उल्टा कर देंगे, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव बैटरी कहलाएगी, ये नेगेटिव, ये कहलाएगी पॉजिटिव। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो जाएंगे इस साइड से। पहले हमने -2 वोल्ट वोल्टेज दी तो करंट कम हो गया, यहां पर नेगेटिव वोल्टेज। हमने फिर -4 वोल्टेज कर दी, करंट आने वाला था जो वो और ज्यादा कम हो गया। हमने -6 वोल्टेज दी, करंट और कम हो गया, -8 करंट और कम हो गया, -10 करंट और कम हो गया। कोई ऐसी पॉइंट आ गई जहां पर करंट 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी वोल्टेज हमने दे दी है जिसने करंट को कम कर दिया। ये हमारे पास है V0 से रिप्रेजेंट किया जाता है इस वोल्टेज को। V0 का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, हमने क्या किया, हमने इंटेंसिटी I से हटाकर 2I कर दी, और पहले बैटरी नहीं थी, बगैर बैटरी के हमने तजर्बा किया और इंटेंसिटी डबल कर दी, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा आएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे। जो पहले फोटो करंट था वो कम था क्योंकि इंटेंसिटी कम थी। अब जो फोटो करंट होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि इस वक्त इंटेंसिटी ज्यादा है। अब क्या होगा, अब जब हम यहाँ पर पॉजिटिव बैटरी देंगे, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, पहले 2 वोल्ट पॉजिटिव, तो उस वक्त हमने देखा करंट बढ़ गया। 4 वोल्ट पॉजिटिव, करंट बढ़ गया। 6 वोल्ट पॉजिटिव, करंट बढ़ना बंद हो गया। 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, कोई ऐसी पॉइंट आ गई जिस पॉइंट के बाद वो करंट बढ़ना बंद हो गया। ये जो पहला जो सैचुरेटेड करंट था वो I था, लिटिल I। अब जो सैचुरेटेड करंट हमें मिला है वो 2I है। क्यों? इसलिए क्योंकि पहले इंटेंसिटी कम थी, अब इंटेंसिटी ज्यादा है। हमने इस बैटरी को रिवर्स कर दिया, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। अब क्या होगा, पहले नेगेटिव 2 वोल्ट दी तो करंट कम हो गया, नेगेटिव 4 वोल्ट करंट और कम हो गया, नेगेटिव 6 वोल्ट करंट और कम हो गया, नेगेटिव 8 वोल्ट करंट और कम हो गया, नेगेटिव 10 वोल्ट। कोई ऐसी पॉइंट आ गई जिस पर करंट 0 हो गया। देखिए, पहले जो करंट था उसकी इंटेंसिटी कम थी, इस वक्त करंट की इंटेंसिटी ज्यादा है, पर दोनों को रोकने के लिए सिमिलर नेगेटिव पोटेंशियल। मतलब ये कि इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब ये है कि आप करंट बढ़ा रहेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगी क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी सेम है। पोटेंशियल का फार्मूला होता है वोल्टेज इज इक्वल वर्क डन अपॉन चार्ज या एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। हम देखें तो हमें पता चलेगा कि भाई ये हमारे पास है, ये जो वोल्टेज है
ये एनर्जी की मेजरमेंट है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल को V नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ओनली डिपेंड्स ऑन एनर्जी, इट नॉट डिपेंड्स ऑन करंट, इट नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। तो यहाँ पर ये ना इंटेंसिटी पर से डिपेंड है ना ही ये करंट पर डिपेंड है। तो यहाँ पर एक बात हमें पता चल गई, इंटेंसिटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को बढ़ाती है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ती। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती तो हमें सेम पॉइंट स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं मिलती। अगर पहले एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास कम होती तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होती, दूसरे केस में अगर इंटेंसिटी ज्यादा होती तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होती। पर ऐसा नहीं है, इसका मतलब सीधा ये है कि इंटेंसिटी एनर्जी को नहीं बढ़ाती। ये हमारे पास तरीकेकार हुआ। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पर। हमने पहले रेड लाइट को जब इस प्लेट पर छोड़ा तो ये रेड लाइट आ गई फोटॉन्स के फॉर्म में। हमने देखा कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, ऑरेंज कलर की लाइट को भेजा क्योंकि ऑरेंज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। जब ये लाइट गई फिर भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले। जब हमने ब्लू कलर की लाइट भेजी उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। मतलब ये कि कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी से अगर फ्रीक्वेंसी कम हो तो वो मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल पाते। उस फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स को निकाले, एमिट करे, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? इट इज दैट मिनिमम frequency of incident light, below which there will be no any photoelectric emission takes place। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है वो फ्रीक्वेंसी वाली लाइट, मतलब यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है ब्लू लाइट, तो इससे अगर कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट आप ले आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो पाएंगे। तो ये ब्लू कलर वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर ये फ्रीक्वेंसी हमने दी और इलेक्ट्रॉन्स निकल गए बाहर, हमने देखा एक करंट फ्लो हुआ। यहाँ पर हम एक ग्राफ बना रहे हैं, वो जो ग्राफ है वो करंट का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ वो। अच्छा, यहाँ पर एक ग्राफ हम बना रहे हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये -x। ये x पर हम वोल्टेज रखेंगे अप्लाइड और यहाँ पर करंट रखेंगे I। यहाँ पर देखें, फर्ज कर ले हमने पहले ब्लू कलर लिया, ब्लू कलर की लाइट आई और यहाँ से लाइट निकली, यहाँ पर आई, करंट फ्लो हुआ और इसकी इंटेंसिटी फर्ज कर ले उसकी कीमत I थी, I। हमने देखा कि उसका सैचुरेटेड करंट वाला ग्राफ ये बना, अप्लाइड वोल्टेज दी, अप्लाइड वोल्टेज देने के बाद सैचुरेटेड करंट का ग्राफ ये बना। जब हमने उल्टी वोल्टेज लगाई तो उल्टी वोल्टेज लगाने के बाद हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिली, ये पॉइंट, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट
अच्छा, हमने क्या किया, हमने ब्लू कलर के अलावा येलो कलर लिया, सॉरी इंडिगो कलर लिया। इंडिगो की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होती है। इंडिगो कलर लिया तो इस वक्त इसकी भी इंटेंसिटी सेम थी I, और यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। हमने देखा वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे उनके लिए एक सैचुरेटेड करंट वाला ग्राफ ये बना, और हमने देखा कि इंटेंसिटी ज्यादा है, सॉरी इंटेंसिटी सेम है पर फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ है। इसका मतलब ये है दोनों का ग्राफ सेम है, क्योंकि इंटेंसिटी दोनों की सेम है। करंट उस वक्त बढ़ेगा जब इंटेंसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पर दोनों की इंटेंसिटी सेम है, पर यहाँ पर हमने देखा येलो कलर की जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो ब्लू से ज्यादा V02। मतलब ये कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ज्यादा वोल्टेज पर उसको रोका जा सकेगा करंट को। तो यहाँ पर हमें पता चला फ्रीक्वेंसी बढ़ जाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ती है, या ये कहें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है। यहाँ पर एक इक्वेशन भी वर्क फंक्शन के हिसाब से बनाई जा सकती है। वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल एच न्यू नॉट। ये फ्रीक्वेंसी आने वाली फ्रीक्वेंसी, लाइट की वो फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाले, और इस एनर्जी को कहा जाता है वर्क फंक्शन, न्यू नॉट को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। अगर आप ज्यादा एनर्जी देंगे तो फिर क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा वो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी आने वाली लाइट की एनर्जी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन मींस एच न्यू नॉट। तो यहां से एक बात पता चली कि एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा कि भाई अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी आएगी तो ज्यादा एनर्जी जो वर्क फंक्शन से होगी वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देगी। इस एक्सपेरिमेंट को हमने फोटॉन्स के थ्रू एक्सप्लेन किया। इस वजह से ये एक्सपेरिमेंट लाइट के पार्टिकल नेचर का सबूत है। थैंक यू। लेक्चर थोड़ा ज्यादा लेंथी हो गया। थैंक यू वेरी मच।